हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। चैप्टर नेशनल इनकम। इस चैप्टर को आपको डिटेल में समझाया जा रहा है। चैप्टर के मेन पॉइंट्स है मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ सामान्य रूप से किसी भी एक देश में एक वर्ष के भीतर जो भी वस्तु उत्पादित की जा रही है उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम संपूर्ण इकोनॉमी की स्थिति का परिचायक होता है, स्वरूप का परिचायक होता है। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है। इस प्रकार नेशनल इनकम विश्लेषण के द्वारा किसी भी इकोनॉमी की प्रगति, उसकी समृद्धि के स्तर और विकास को समझा जा सकता है। इस टॉपिक की डेफिनेशंस हैं जो दी गई है। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि किसी भी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। दूसरी डेफिनेशन प्रोफेसर पिगू के द्वारा दी गई है। राष्ट्रीय आय किसी भी समुदाय की वस्तुपरक वह आय होती है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। इसका वह भाग है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति ने भी राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन दी है। बताया उन्होंने कि राष्ट्रीय आय का एक निश्चित समय में वस्तु और सेवाओं का वह माप है जिसमें देश की समस्त आर्थिक क्रिया को सम्मिलित किया जाता है, चाहे उसका संबंध जहाज से हो या जूतों के निर्माण करने से हो। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, अथवा चिकित्सालय या न्यायालय संबंधी सेवाएं प्रदान करने से, सभी का विश्लेषण राष्ट्रीय आय में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय आय की विशेषताएं बहुत सारी हैं। सबसे पहले है कि देश राष्ट्रीय आय, यह कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है हमारी कंट्री में। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा आपने देखा है कि लोग कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हमारी कंट्री की 60% पॉपुलेशन कृषि पर ही निर्भर करती है, इसलिए कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश की अधिकतम जनसंख्या अपने रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर रहती है। सेकंड पॉइंट है असमान वितरण और निम्न जीवन स्तर। भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण पूर्णतः असमान है क्योंकि वितरण का स्वरूप बेहद ही असमान है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं और गरीबी रेखा से नीचे भी वो चले जाते हैं, यानी कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लोगों का बहुत ही कम है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय असमानता, रूरल इम्बैलेंस। राष्ट्रीय आय का एक और उल्लेखनीय पहलू भारत के विभिन्न क्षेत्रों की असमानता है। भारत के केवल कुछ ही राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जो कि औसत राष्ट्रीय आय से बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ योगदान, इनके टेरिटरी सेक्टर का क्या योगदान है। नेशनल इनकम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान लगातार वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है शहरी और ग्रामीण असमानता। शहरी और ग्रामीण असमानता यानी कि जो हमारी रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है उसमें अनइक्वलिटी है। हमारे देश की शहर और ग्रामीण आय में एक बड़ा भेदभाव है। शहरी क्षेत्र का आय स्तर ग्रामीण क्षेत्रों की आय स्तर से दुगना है। इस कारण ग्रामीण जो लोग रह रहे हैं, गांव के जो लोग रह रहे हैं, वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास इस प्रकार कम दिखाई देता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो राष्ट्रीय आय के स्तर को निर्धारित करते हैं? उत्पाद प्रवृत्ति और प्रौद्योगिकी। किसी भी कंट्री की राष्ट्रीय आय उस देश की उत्पाद प्रवृत्ति और प्रौद्योगिकी, इन पर टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। उत्पाद प्रवृत्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। जो श्रम प्रधान है उस तकनीक में उत्पादन शीघ्र ही प्राप्त होने लगता है, जबकि पूंजी प्रधान प्रवृत्ति में
बहुत अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। इस कारण प्रोडक्शन कुछ समय बाद मिलता है। इसलिए जितना अधिक प्रोडक्शन होगा, नेशनल इनकम भी उतनी ही अधिक होती है। दूसरी ओर जिस देश में उत्पादन की मात्रा प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है, वहाँ उत्पादन बहुत अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उस कंट्री में यदि इन प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से यूज़ किया जाए तो उस देश की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक हो सकती है। प्राकृतिक जो संसाधन है, जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं, यदि उनकी बहुत ज़्यादा अधिकता होती है बहुत सी कंट्रीज़ में, लेकिन यदि उन कंट्रीज़ में इनका सही तरीके से यूज़ किया जाता है तो वो आगे निकल सकते हैं। इस कारण जिन कंट्रियों में ये साधन है वो अभी तक क्यों पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर उन साधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का ढंग से यूज नहीं हो रहा है, और इस कारण उन कंट्री की राष्ट्रीय आय अब भी कम है, नेशनल इनकम अब भी कम है, और वो देश अब भी अंडर डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी का निर्माण। पूंजी निर्माण से आशय पूंजी का इन्वेस्टमेंट करने से, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने से है। अंतिम वस्तुओं के उत्पादन का कुछ भाग उपभोग पर खर्च कर लिया जाता है, और इससे प्रकार दूसरे प्रकार के जो भाग हैं, जो दूसरी प्रकार की जो वस्तु हैं, उन्हें पूंजी वस्तुओं जैसे कि कारखानों, मशीन, इनके निर्माण में लगाया जाता है, जिससे पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है, और पूंजी स्टॉक में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाती है, और इस प्रकार से पूंजी स्टॉक में कमी राष्ट्रीय आय में कमी लाती है। कहने का मतलब कि जब पूंजी का निर्माण होता है, जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता चला जाता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे क्या होता है, देश का नेशनल इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कंपनी या कारखाने या जो भी कुछ फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कीमतों का ढांचा। उत्पादन की प्रवृत्ति एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग के उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि लाई जाती है। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा का उनकी कीमतों के ढांचों से प्रभावित होती है। इस प्रकार इन्वेस्टमेंट की मात्रा नेशनल इनकम को प्रभावित करती है, और ये राष्ट्रीय आय को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक संरचना कैसी है। सामाजिक और राजनीतिक संरचना आर्थिक विकास की गति को कम कर देती है और उसका विकास तीव्र कर देती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन कार्यों के तुलनात्मक समीक्षा करने में राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा योगदान होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जो राष्ट्रीय आय होती है वो आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जाता है। किसी भी इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स में जो भी प्रगति होती है उसकी जानकारी राष्ट्रीय आय की गणना से ही प्राप्त होती है। यदि नेशनल इनकम बढ़ रही तो इसका तात्पर्य है कि इकोनॉमी में की ग्रोथ हो रही है, अच्छी वृद्धि हो रही है। प्रोफेसर मेयर और बॉल्डविन के शब्दों में आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी भी अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आय, व्यय और बचत का अनुमान। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से हमें देश में आय वितरण की जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन से हमें मजदूरी, लगान, लाभ और ब्याज आदि के वितरण की असमानता की भी जानकारी मिलती है। नेशनल इनकम के आंकड़ों से हम क्षेत्रीय असमानता, रूरल इनइक्वालिटी की भी जानकारी मिलती है। और इस प्रकार जब नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से जब आर्थिक और सामाजिक यानी कि इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह के पिछड़े वर्गों की जानकारी पर पता चलता है कि कौन कौन लोग किनकी इकोनॉमिक कंडीशंस सही नहीं है, तो इस प्रकार सरकार उनके लिए सामाजिक कल्याण की काफ़ी योजनाएं शुरू कर दी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा, इन सब के लिए, और उनकी गवर्नमेंट इनकी हर तरह से हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोग, बचत और निवेश की राशि का अनुमान। जो नेशनल इनकम होती है इससे हम एक सहायता ये ले सकते हैं कि हम ये मूल्यांकन कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, जो आर्थिक समस्याएं हैं,
उनको किस तरह से दूर करना है, किस तरह से हमें आर्थिक प्रगति लेकर आनी है और उसके लिए हमें कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किस किस एरियाज में करना है। जो राष्ट्रीय आय की सहायता से आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है और यह जाना जा सकता है कि किसी भी कंट्री में किस दिशा में प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, और इसकी हेल्प से पूंजी उत्पादन और बचत और निवेश का अनुपात निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है दो देशों के मध्य तुलना करने में सहायता करना, यानी दो विभिन्न देशों की जो आर्थिक स्थिति की, इकोनॉमिक कंडीशंस की कंपैरिजन भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय अनुमानों की सहायता से हम जीवन स्तर और उन कंट्रीज के लोगों के आर्थिक कल्याण से के जो स्तर हैं उनकी तुलना कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी प्रोग्रेस कर रही है, किस कंट्री के कितने उन लोगों का आर्थिक कल्याण कैसे हो रहा है, कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस प्रकार हम उनकी आय की तुलना भी कर सकते हैं। इस प्रकार तुलना करके हम यह कह सकते हैं कि भारत की तुलना में और देश अधिक विकसित हो चुके हैं, जैसे जापान कंट्री बहुत ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने में सहायता। राष्ट्रीय आय के आंकड़े इस बात की जानकारी देते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से आर्थिक विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सहायता से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्थिक नीतियों में जो सहायक है, ये किस तरह से सहायक है, ये कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े हमें इस आधार पर बताते हैं कि हमें किस प्रकार से आर्थिक नीतियाँ बनानी है, राष्ट्रीय नीतियाँ बनानी, जैसे कि रोजगार वितरण आदि का हमें किस प्रकार से निर्माण करना है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े को देखकर ही सरकार ये निर्धारित करती है कि किस क्षेत्र का विकास कितना करना है और उसके लिए किस क्षेत्र को कितनी हेल्प की जरूरत है, कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना है। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने में सहायक। राष्ट्रीय आय के आंकड़े इस बात की जानकारी देते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में कौन से दोष विद्यमान हैं जिनके कारण आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है और इकोनॉमी में किन किन क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्रों को विकास की जरूरत है, और राष्ट्रीय आय का अनुमान इस बात कैसे लगाया जाता है हमें किन किन योजनाओं पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इस प्रकार से उत्पादन के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा, इसके आंकड़े बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। लास्ट पॉइंट है डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को मापने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य होता है, काफ़ी जटिल कार्य होता है। आय के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं और राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक मानी जाती है। राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था की संरचना के आकार एवं वितरण का परिचायक है, किंतु इसके लिए लेकिन इसको मापने में भी कुछ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत जैसे अविकसित देशों में राष्ट्रीय आय की गणना में मुख्य रूप से बहुत सी कठिनाइयां हैं जो इस प्रकार है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा के में माप संभव नहीं होता है। जो भारत कंट्री है ये एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती है जिनको हम रुपीज में, मनी में नहीं माप सकते। अधिकांश क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम चालू होता है और विशेषकर गांव में किसान अपने उत्पादन का ज़्यादातर भाग अपने उपभोग के लिए, अपने खाने पीने के लिए खर्च करते हैं और कुछ भाग वस्तु विनिमय के रूप में अपने पास रख लेते हैं। यदि एक चित्रकार शौक के लिए, अपनी इच्छा के लिए चित्र बनाता है तो वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट दोहरी गणना की समस्या। राष्ट्रीय आय के मापन में सबसे बड़ी समस्या आती है कि किसी भी वस्तु को दो बार गणना की जा सकती है। दोहरी गणना में कुछ वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में कई बार जुड़ जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाने के बाद धागे, कपड़े आदि सभी का मूल्य जोड़ लिया जाता है और इस समस्या को दूर करने का यही एक उपाय है कि केवल अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य ही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय जो होती है, जो नेशनल इनकम होती है, इसको मापने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। उसमें एक कठिनाई है कि स्टॉक मूल्य में परिवर्तन से गणना के कठिनाई आना, मतलब जो स्टॉक मूल्य होता है उसकी गणना में भी कठिनाई आती है। उत्पादकों को, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, वो अपने माल का जो स्टॉक होता है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं, किंतु जो ये स्टॉक है उसके मूल्य में जो भी चेंजेस होते हैं
उनका समायोजन राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं किया जाता, क्योंकि कभी कभी प्राइजेस कम हो जाते हैं, कभी कभी प्राइजेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार से अनुमान हम राष्ट्रीय आय में नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है जो मूल्यह्रास की कठिनाई होती है। शुद्ध राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए कुल उत्पादन में से, जो कुल प्रोडक्शन है उसमें से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। मूल्यह्रास का मतलब होता है कि जो टूट फूट होती है, जो हमारा डिप्रेशन होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उसको हम इसमें से माइनस करते हैं। किंतु मूल्यह्रास का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है, यदि यह इस बात पर निर्भर आता है कि किसी भी मशीन का औसत जीवन क्या है, जिसका अनुमान लगाना कठिन है। क्योंकि जब मशीन होती है, जो भी सामान होता है वो टूट फूट उसकी होती जरूर है, और इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कीमतों में होने वाले परिवर्तन के कारण कठिनाई। जो नेशनल इनकम होती है उसकी गणना करते समय, उसको मेजरमेंट करते समय, हम मापन करते समय मुद्रा के माप को महत्व दिया जाता है, किंतु कीमतों में चेंजेस होने की वजह से राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं हो पाती है। और यदि कीमतों में वृद्धि होती है, यदि प्राइसेस बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय आय भी अधिक होती है, और भले ही प्रोडक्शन कितना भी कम हो रहा हो। नेक्स्ट है व्यवसायिक विशेषीकरण का प्रभाव। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एक ही समय अवधि में जो व्यक्ति होते हैं वो एक से अधिक व्यवसाय में लगे रहते हैं। विशेष रूप से अंडर डेवलप्ड और पिछड़े हुए जो कंट्रीज में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, और यदि उपलब्ध होते भी हैं, तो यदि मिलते भी हैं तो विश्वसनीय नहीं होते। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय का सही से अनुमान लगाना कठिन होता है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है।